नमस्कार, जनता टीवी दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी देख लेते हैं। आप सभी को वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है कि आप सभी प्रदेशवासियों को अंगल नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और जन जन के सहयोग से हमारी डबल इंजन सरकार वर्ष 2026 में भी सेवा, सुशासन, संवेदनशीलता के संकल्प को और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाएगी। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि विकास की धारा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे वो दूरस्थ पहाड़ का गांव हो या फिर सीमांत क्षेत्र हो। युवा सशक्त हो, मातृशक्ति आत्मनिर्भर बने। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नववर्ष पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देने में संतुलित गति मिले, इसको लेकर भी सरकार निरंतर काम कर रही है। आप सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं नए वर्ष को लेकर। तो साल 2026 की शुरुआत हरिद्वार में धर्म और आस्था के रंग में रंगी नजर आई है। नई साल की पहली सुबह से ही धर्म नगरी में श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही देखने को मिली है। कनखल स्थित प्राचीन दक्षेश्वर महादेव मंदिर में तड़के भोर से ही स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए कतारों में खड़े रहे। श्रद्धालुओं ने नए साल के पहले दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। मंदिर परिसर भक्ति, श्रद्धा और मंत्रोच्चार से गूंजता रहा। तो नए साल की पहली सुबह मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है और सभी श्रद्धालु ये चाह रहे हैं कि नए वर्ष की जब शुरुआत हो तो पूजा अर्चना के साथ, भगवान के आशीर्वाद के साथ शुरुआत हो। और ये तस्वीरें भी हमारे को देखने को मिली हैं, तस्वीरें आपके सामने भी हैं। किस तरह से पुलिस बल की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था में पुलिसकर्मी किस तरह से तैनात है और भारी संख्या में हर की पौड़ी पर भी देखा गया है कि श्रद्धालु स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए मंदिर में भी पहुंच रहे हैं। तो दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक की कतारें भी देखने को मिली हैं। और ये देखिए, पर्यटन क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में जो पर्यटक हैं वो भी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं नौ वर्ष के मौके पर। नए साल में मसूरी जैसे कि क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जानी जाती है और यहाँ पे तो वर्ष 2026 के स्वागत में पर्यटकों की चहल पहल से मसूरी सराबोर है। ठंड के बावजूद देश विदेश से आए हजारों सैलानियों ने माल रूट और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जश्न मनाया, जहां होटल लगभग फुल रहे और लाइव म्यूजिक और पहाड़ी व्यंजनों ने माहौल को खास बना दिया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच नया साल शांतिपूर्ण और यादगार भी रहा। तो कड़े सुरक्षा इंतजाम के चलते संभाली गई है व्यवस्था और नववर्ष पर पहाड़ों पर रौनक दिखी है। भारी संख्या में श्रद्धालु रुक कर रहे हैं मंदिर का भी, और जो सैलानी है, सैलानी की वजह से होटल भी गुलजार है, बाजार भी गुलजार है। कड़े सुरक्षा के इंतजामों के साथ व्यवस्था को संभाली गई है। 9 वर्ष पर पहाड़ों में देखी गई है कि किस तरह से रौनक देखने को मिली है। पर्यटन क्षेत्र में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और 9 वर्ष के मौके पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी बहुत भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और अन्य राज्यों से भी मैदानी इलाकों से लोग पहाड़ी क्षेत्रों में नववर्ष यानी नए साल के मौके पर वहां पर पहुंचे हुए हैं। और यही वजह है कि पहाड़ फिलहाल गुलजार है। तो हरिद्वार में नववर्ष के पहले दिन मां मनसा देवी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु नए साल की शुरुआत मां के दर्शन से करने मंदिर पहुंचे। भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर साल की पहली आरती में सहभागिता दिखाई। मां भगवती से सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है। वहीं महंत श्री रविंद्रपुरी जी की ओर से सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर मां को 56 भोग अर्पित किए गए। पूरे परिसर में भक्ति और उल्लास का वातावरण बना रहा। तो
तो नववर्ष की पूर्व संध्या पर धर्म नगरी हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी में देखा क्या कि आस्था के अद्भुत नजारा देखने को मिला है। देश भर से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा की पावन आरती में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। शाम ढलते ही दीपों की रोशनी, मंत्रोच्चार, भजनों की गूंज से घाटों का वातावरण भक्तिमय उठा है। गंगा आरती के दौरान हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालुओं ने मां गंगा से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। नववर्ष के स्वागत को लेकर पूरे क्षेत्र में खास उत्साह देखने को मिला है। खबर देहरादून से है, जहां नववर्ष की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीजीपी उत्तराखंड खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और देहरादून के प्रमुख और व्यस्त मार्गों पर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। भारी संख्या में पर्यटकों के आगमन को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। वहीं निरीक्षण के दौरान डीजीपी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कानून व्यवस्था से कोई भी समझौता नहीं होगा, ये कहा है। जहाँ तक तैयारी है, जो यहाँ सेलिब्रेशंस होते हैं, तो वो एसएसपी देहरादून और उनकी पूरी टीम ने व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए एक विशेष बैठक करके निर्देश दिए थे पूरे प्रदेश के लिए, तो यहाँ पर भी देहरादून पुलिस ने सभी प्रकार के जो यातायात व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था है, जो आपके भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें विशेष सुरक्षा प्रबंध, महिला कर्मियों की ड्यूटी और पूरे देहरादून में जो चिन्हित एरियाज हैं उनको जोन सेक्टर्स में बांटकर हमारे सारे अधिकारी, सारे थानाध्यक्ष, सारे चौकी इंचार्जेस इस समय फील्ड में हैं और चारों तरफ वो लगातार निगरानी रख रहे हैं, जिससे कि सभी देहरादून वासी अपने नए साल के जो सेलिब्रेशंस हैं उनको आराम से कर सकें। और आप लोग के माध्यम से पूरे उत्तराखंड पुलिस की तरफ से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में परिवहन निगम की नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में परिवहन विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड परिवहन निगम की बस बेड़े में सम्मिलित नई बसों के जुड़ने से मंत्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, जिसको लेकर सरकार सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने पर लगातार जोर दे रही है। आज परिवहन निगम के बेड़े में 100 बसें और 10 वातानुकूलित बसें और 2 वोल्वो बसों के समेत 112 कुल बसें इस बेड़े में शामिल हुई हैं। इससे और आज वर्ष 2026 का पहला दिन भी है। ये बहुत शुभ शुरुआत राज्य के परिवहन निगम के अंदर हुई है। निश्चित रूप से इससे हमारी परिवहन सेवाएं आम जन के लिए बहुत सुविधाजनक बनेंगी और हमारे यहाँ का जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अत्यंत कठिन परिस्थितियां हैं और अधिकांश स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सभी गतिविधियां और आवागमन का साधन केवल परिवहन निगम ही होता है। इसलिए इसको अच्छा बनाना और इसके साथ साथ पूरे देश भर के पर्यटक यहाँ आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, चार धाम यात्री आते हैं, अन्य धार्मिक स्थानों के लिए दर्शन करने वाले लोग आते हैं, उन सभी को भी सुविधा मिले और यहाँ के रहने वाले निवासियों को भी सुविधा मिले। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, निगम के अधिकारी हैं, चालक, परिचालक हैं, इनको भी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और चूंकि निगम उनके लिए एक ऐसा माध्यम है जो उनके लिए भी रोजगार देता है, उनको भी काम देता है, तो वो निगम सभी कर्मचारियों के हितों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो वो निगम भी अच्छा चले, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। पहले के समय में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से निगम अत्यधिक घाटे में चला गया। निगम काफ़ी ऐसी स्थिति में आ गया कि जहां से संभलना मुश्किल होता है। हमने उसको संभालने के लिए प्रयास किए हैं, सरकार की तरफ से भी और अन्य व्यवस्थाओं को भी सुधारा है, जिससे निगम धीरे धीरे अपनी आय भी बढ़ा रहा है और सुविधा भी दे रहा है। 26 का क्या संकल्प लेकर चल रहे हैं सर? साल 2026 संकल्प देखिए 2026 पिछले वर्षों में जो हमने काम किए हैं, अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाया है, अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं, वो सभी योजनाएं आम जन के लिए हैं, राज्य के विकास के लिए हैं, राज्य को उन्नति पर पहुंचाने के लिए हैं, राज्य को शिखर पर पहुंचाने के लिए हैं। उन सभी को पूरा करना है, उन सभी को सिद्धि तक पहुंचाना है जो संकल्प लिए हैं। इसके साथ साथ जो काम हमने शुरू किए हैं, जो योजनाएं प्रारंभ की हैं, उन सभी योजनाओं को पूरा करना है, यानी जिनके शिलान्यास हो चुके हैं
वो योजनाएं पूरी हों, ये हमारा संकल्प है। जन जन की सरकार जनता के द्वारा 1 लाख से अधिक लोगों को लाभ लगातार मिल रहा है। इस पर देखिए, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम जनता की सुविधा के लिए, आम जन की जो परेशानियां हैं उनको कम करने के लिए, उनकी चुनौतियों पर सरकार काम करे, उसके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। उनको अपने घर के पास, अपने बहुत नज़दीक के स्थान पर सभी सुविधाएं प्राप्त हों, इसलिए सरकार के सारे प्रशासनिक विभाग आज धरातल पर उतारकर लोगों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सुनवाई कर रहे हैं, जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहे हैं। जिलाधिकारी हैं स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। हमारे सभी मंत्रीगण भी अपने अपने उनके अलग अलग जिले जिसके जो दायित्व में आए हैं उन जिलों में जाकर उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण भी भाग ले रहे हैं और मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और ये कार्यक्रम हमारा अनवरत रूप से चलेगा जब तक कि हर एक न्याय पंचायत तक हम नहीं पहुंच जाएंगे, हर एक व्यक्ति तक जब तक नहीं सर, पहुंच 25 में डेमोग्राफी में ताबड़तोड़ बुलडोजर चला है, अब 26 में किस बार ये अभियान जारी रहेगा? 10,000 एकड़ जमीन आप मुक्त करा चुके हैं। डेमोग्राफी और यहाँ की जो हमारी संस्कृति है वो बची रहनी चाहिए। हमारे सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए। डेमोग्राफी पहले के समय में काफ़ी उसका नुकसान हुआ है। डेमोग्राफी को लेकर हमारा संकल्प है कि नए वर्ष में हम इस डेमोग्राफी के संरक्षण के लिए, डेमोग्राफी को खराब न होने देने के लिए और जो खराब हो गई है उसको ठीक करने के लिए सत्यापन अभियान और तेजी से चलाएंगे। अतिक्रमण अभियान जो हुआ है, अतिक्रमण विरोधी अभियान, उसको भी और तेजी से चलाएंगे। अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जो अतिक्रमण है वो हटाया जा चुका है, उसको और तेजी से हटाया जाएगा। सभी ऐसे स्थान साफ बनाए जाएंगे देवभूमि को, और देवत्व को किसी प्रकार का नुकसान न हो, ये हमारा आज वर्ष 2026 के पहले दिन संकल्प है। सर, नए साल में विधायकों का इंतजार खत्म होगा, कैबिनेट विस्तार पे कुछ कहेंगे सर? नया वर्ष है, सबको शुभकामनाएं। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। त्रिस्तरीय पंचायतों को सीएम धामी की बड़ी सौगात देखी गई है। ये बड़ी जानकारी 13 जिलों, पंचायतों और 95 क्षेत्र पंचायतों में ये बड़ी सौगात मिली है। कुल 94 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि को मंजूर की गई है। पंचायतों में विकास कार्यों को अब रफ्तार मिलेगी। गांव-गांव बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का मार्ग भी अब देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ी सौगात दी है, जिससे अब पंचायतों में भी विकास हो सकेगा। त्रिस्तरीय पंचायतों को सीएम धामी ने ये सौगात दी है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि 7,813 ग्राम पंचायतों को ये धनराशि दी गई है। 94 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। पंचायतों में विकास कार्यों को अब तेजी से रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरुण सैनी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं देहरादून से। अरुण सैनी, जिस तरह से मुख्यमंत्री की ओर से आज बड़ा दिया गया है पंचायतों को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए, अब मुख्यमंत्री ने अपने पिटारे से 94 करोड़ 23 लाख रुपए निकाले हैं। इसको लेकर क्या अपडेट मिलता हुआ और अब किस तरह से विकास कार्य वहां पर किए जाएंगे? अपने सहयोगी को नए सिरे से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायतों को सीएम धामी की बड़ी सौगात देखी गई है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एक बयान भी दिया था और उन्होंने एक लक्ष्य भी निर्धारित किया था कि गांव, शहर के साथ साथ गांवों का भी अब विकास होगा और पंचायत में किस तरह से विकास कार्य को और गति मिले, किस तरह से इस विकास कार्यों को और तेजी से बढ़ाया जा सके, इसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में सरकार इसको लेकर बड़ा निर्णय लेगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री के जो बयान थे वो यहाँ पर सही साबित होते हुए, चूंकि 13 जिला पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री ने अपने पिटारे से 94 करोड़ रुपए निकाले हैं। अरुण सैनी हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या अपडेट मिलता हुआ? चूंकि मुख्यमंत्री की ओर से कहा भी गया था कि पंचायतों के विकास के लिए, विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री इस पर कोई बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन आज खबर ये कि 94 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। अपने पिटारे से मुख्यमंत्री ने निकाला है विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायतों के लिए 94 करोड़ 23 लाख की धनराशि जो है वो स्वीकृत की है और
एक बड़ी सहयोग राशि जो है वो सौगात पंचायतों को दी गई है। जिस तरीके से गांव-गांव में जो बुनियादी सुविधाएं होती है, जो बुनियादी ढांचा होता है, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को देनी होती है, उससे इसमें लाभ भी मिलेगा। जहां तक सड़कों की बात हो या पेयजल योजनाएं हो या बिजली पानी की समस्याएं हो, इन सभी से निजात भी जो है गांव में मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों खासतौर पर बात की जाए तो इससे काफी ज्यादा लाभ भी जो है वो लोगों को सीधे तौर पर मिलेगा और पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए इससे काफी जो है कदम सरकार के द्वारा बढ़ाए भी जा रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कहा था कि पंचायतों को जो है मजबूत किया जाएगा। उसी के अवसर पर जो है इस तरीके से जो 94 करोड़ 23 लाख की धनराशि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायतों के लिए जो है वो स्वीकृत की है। बिल्कुल, लेकिन अरुण, इससे कितना लाभ मिलेगा? चूंकि मुख्यमंत्री का एक बयान भी था, वो पिछले दिनों आया था कि अब शहर की रफ्तार तो आगे से बढ़ रही है, विकास तो हो रहा है, लेकिन गांव उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन हम पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री की ओर से ये पैसे दिए गए हैं, मंजूरी दी गई है। अब क्या लगता है आपको कि किस तरह से रफ्तार ये बढ़ती हुई नजर आएगी, अरुण सैनी? जो धनराशि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पंचायतों को दी गई है, 94 करोड़ 23 लाख की जो राशि दी गई है, उससे जरूर जो है गांव के विकास भी होगा, जिसमें कि सड़कों का निर्माण हो या जो पेयजल योजनाएं जो चल रही हैं उनके भी उन्हें भी कार्य करना हो। तो इस तरीके से चाहे बिजली पानी की जो समस्याएं हैं उनको लेकर को हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है पर्वतीय क्षेत्रों में उनको लेकर के हो, तो इन सब क्षेत्रों में काफी लाभ भी जो है वो लोगों को मिलेगा और काफी कार्य भी होंगे। इसी के साथ साथ ही क्योंकि गांव में जितना विकास होगा, पर्वतीय क्षेत्रों के जो गांव है वहां पर जितना विकास होगा, उससे पलायन भी कम होगा। इसी के साथ ही जो रिवर्स पलायन की बात लगातार होती भी है, रिवर्स पलायन पहाड़ों में होना चाहिए, तो उसमें भी काफी फायदा मिलेगा। ताकि जब जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को अगर वहां पर ही मुहैया कराई जाएंगी तो उससे जो रिवर्स पलायन है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में इससे काफी लाभ जो है गांव को मिलेगा और जो पंचायतें हैं वो भी सशक्त होंगी, पंचायतें मजबूत होगी, जिसका सीधा लाभ जो है गांव-गांव में जो गांव के लोग हैं उन्हें जो है मिलता हुआ दिखाई भी देगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ अरुण जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि गांव-गांव में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का मार्ग अब जो होगा वो प्रशस्त किया जाएगा। सीएम धामी ने इस पर बयान भी दिया था और आज इस बयान के जरिए उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी की है, एक बड़ी मंजूरी दे दी है, बड़ी सौगात मिली है। 13 जिलों और जिलों के पंचायत 95 क्षेत्र ऐसे होंगे जो विकसित उनको किया जाएगा, बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। इसी बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने महत्वपूर्ण बैठक की है। केदारनाथ बद्रीनाथ परियोजनाओं की बड़ी समीक्षा हुई है, समीक्षा बैठक की गई है। सचिवालय में विभागों और टीम के साथ ये बैठक हुई है। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया है। दर्शन टोकन पर लाइव नंबर और समय डिस्प्ले अनिवार्य किया गया है। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए व्हीलचेयर और गोल्फ कार्ड भी दिया जाएगा। साइनेज और क्यूआर कोड आधारित सूचना पटल के निर्देश भी देने के लिए ये बातचीत की गई है। केदारनाथ रोपवे के बाद बढ़ती भीड़ को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने महत्वपूर्ण बैठक की है। डीएम और अन्य अधिकारियों के साथ केदारनाथ बद्रीनाथ परियोजनाओं की समीक्षा की गई इस बैठक के जरिए। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सर्दी के मौसम में भी पहाड़ों की जंगलों में आग की घटनाएं सामने आने लगी है। नैनीताल और रामगढ़ के आसपास के जंगल इन दिनों वनाग्नि की चपेट में आ गए हैं और आग की तेजी से फैलने से इस क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वनाग्नि से वन्य जीवों पर संकट गहरा गया है। जानवर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जंगल छोड़ रहे हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। आग से उठता धुआं लोगों के स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। प्रशासन के अनुसार सूचना मिलते ही वन विभाग और दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा रही है। लेकिन जिस तरह से वनाग्नि का ये घटनाएं जो सामने आ रही है, इससे न सिर्फ वन्य जीव जो परेशानी का सामना करेंगे, बल्कि ये मनुष्यों के लिए भी एक बहुत बड़ी खतरा है। वहां के रहने वाले लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये संकट जो है वो दिन पर दिन गहराता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ गर्मी के मौसम में बल्कि ठंड के मौसम में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं पहाड़ों पर। उनका ये कहना था कि वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर तो नहीं थी, लेकिन आग पे काबू पा लिया गया है।
डीएफओ साहिबान से ये कहा गया है कि समय पे वर्षा न होने से और ड्राई सीजन होने से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो वो जो फॉरेस्ट के उनकी टीमें हैं वो बीट पे निरंतर निगरानी रखें और ऐसी किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार रहें। तो यहाँ पर वन विभाग और दमकल की गाड़ियां हैं वो अलर्ट पर हैं, लेकिन टीम ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन ये घटना सिर्फ एक जगहों पर नहीं देखी गई है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी जंगल हैं इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में ही घटनाएं अधिकतर देखने को मिलती हैं। लेकिन फिलहाल ठंड के मौसम में भी जो ये जंगलों में ये घटनाएं सामने आई हैं, वनाग्नि जिस तरह से आगे तक ये फैला जा रहा है, इस पर प्रशासन भी हालांकि संज्ञान ले रहा है। सरकार की ओर से भी कई बड़े कदम उठाए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो जंगल हैं वो अभी भी सुलग रहे हैं। जरा सोचिए कि इसमें रहने वाले जो पशु पक्षी होंगे, जो जानवर होंगे, वो इसी कदर इसमें झुलसते होंगे। और कुछ ऐसे जानवर हैं जो अब मैदानी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं और खतरा भी बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि प्रशासन इस पर अलर्ट है। नैनीताल रामगढ़ के जंगल में आग लगी हुई है। आग की चपेट में देखा क्या है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे इलाके हैं वो आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत भारी नुकसान होता हुआ, लेकिन बावजूद इसके सर्दी के मौसम में जिस तरह से पहाड़ अभी धधक रहे हैं, सवाल अपने आप में यही कि क्या इसके लिए कोई पुख्ता कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है किस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इस बार तो ठंड के मौसम में भी ये जो जंगल हैं वो सुलग रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से वहां पर काम कर रहा है। अलर्ट मोड में प्रशासन नजर आ रहा है। नैनीताल रामगढ़ के जंगल में आग लगी है और आग की चपेट में कई जानवर भी आ चुके हैं।